सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 1 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे सामने कई खबरों के बीच में एक खबर है मिथुन चक्रवर्ती, मशहूर एक्टर, लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी को मिलने वाला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है, सरकार ने घोषणा कर दी है। इसी के साथ अब आने वाले इस बार मानसून में हुई 8% ज़्यादा बारिश, ये आंकड़ा आया है हमारे सामने। 8% ज़्यादा बारिश हुई है और सेबी भेदियों कारोबार नियमों में नए परिवर्तन लाने वाला है। हालांकि सेबी ने अभी तक माधवीपुरी बूच को लेकर कोई भी बात नहीं करी है। प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर यह खड़ा हो रहा है कि इतने आरोप लगने के बाद भी अब तक क्यों पद संभाली हुई हैं। कोई और व्यक्ति होता तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता, मगर उनको लेके कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ते चलते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर। प्रथम आर्टिकल है, कल्पनिता शुरू करेंगे। आत्म सम्मान, आत्मज्ञान, आत्म संयम, ये तीन ही जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं, टेनिसन साहब ने कहा। और आज का प्रथम लेख है अंतरिक्ष में निजी उद्यम। ये लेख लिखा है अभिषेक कुमार सिंह जी द्वारा। बहुत ही अच्छे से इन्होंने कई मुद्दों पे हमारे सामने बात रखी है, प्रकाश डाला है। साथ ही जैसे कि हम चाहते हैं, बीते कुछ लंबे समय से स्पेस सेक्टर में, विशेषकर यूएस में, प्राइवेट कंपनीज़ का बोलबाला हो रहा है। वह नासा जैसी एजेंसीज़ को तक पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो, चाहे वो अमेज़ॉन का ब्लू ओरिजिन हो, चाहे वो वर्जिन गैलेक्टिक हो। ये सारी वो प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ हैं जिन्होंने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है अपना, और एक लैंडमार्क अचीव करा है स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में। इन्होंने ही नया एक तरीका, एक नया माहौल समाज के बीच में शुरू करा स्पेस टूरिज़्म का। इसमें फ़िलहाल अभी तो अरबपति खरबपति लोग कई हज़ार डॉलर देकर यात्रा कर रहे हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ज़्यादा ऊपर नहीं, एक लाइन होती है कारमान लाइन, उसे पार नहीं करेंगे, बस पृथ्वी के पास पास ही चक्कर लगा के लौट आएंगे, स्पेस टूरिज़्म। और ये सफलता के साथ कई अरबपति लोगों ने यात्रा करी है, स्पेस टूरिज़्म, अंतरिक्ष देख के आए हैं। अंतरिक्ष का मतलब ये सोचिएगा कि पूरा अंतरिक्ष का ऑर्बिट पार करके फिर जा रहे हैं बाहर, नहीं नहीं, एक कारमान लाइन होती है। इसे अगर इसे पार कर लिया फिर तो आप चले गए आसपास अंतरिक्ष में। इसे पार नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर ही ऊपर। अब आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा आज कि स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इन लेयर्स का क्या मतलब है और इन लेयर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना। इसी बहाने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि अंतरिक्ष में हाल ही में एक निजी कंपनी स्पेसएक्स की मदद से दुनिया से पहले एक अरबपति शख्स ने अंतरिक्ष में निजी तौर पर चहलकदमी स्पेसवॉक की है। अरबपति जेराल्ड इस्कामैन समेत 4 सदस्यीय दल मानव इतिहास में पहली बार निजी स्पेसवॉक के लिए गए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का पर सहयोगी पुल विल्मोर के साथ गई भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स मिशन की निर्धारित अवधि में नहीं लौट सकी, क्योंकि उन्हें वहां तक ले गए यान बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी समस्या पैदा हो गई थी। अब यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली एक इंसिडेंट की, जिसमें यूएस स्पेस एजेंसी नासा की स्पेस एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट अर्थ से गई थी स्पेस आईएसएस स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, कुछ दिनों के लिए अध्ययन करने के लिए अपना काम से। तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुर विल्मोर, ये दोनों गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, अध्ययन करने के लिए गए थे। और इनका लौटना भी तय था, मतलब तय अवधि में उनको लौटना है, ये टाइम भी शेड्यूल था। पर हुआ ये कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, अपना अध्ययन वगैरह करा, और जब लौटने की बारी आई तो पता लगा कि जिस स्पेस क्राफ्ट से वो गए थे उसमें हीलियम का लीकेज हुआ है। अब ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर हीलियम का लीकेज हुआ है तो इसका मतलब लौटते वक्त इनको खतरा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, जान भी जा सकती है।
तो नासा ने लौटने के लिए मना कर दिया कि अभी आप मत लौटिए, हम आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं कोई नया स्पेस क्राफ्ट भेजने का। हालाँकि पूरी तैयारी ज़ोर-शोर से करने के बाद भी नासा को 8 महीने से ज़्यादा का समय लग चुका है। ठीक है ना? अब नासा ने प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स और बोइंग के साथ मिलकर, हालाँकि पहले वाला भी जो यान था आपका बोइंग स्टारलाइनर, ये भी स्पेसएक्स और बोइंग के साथ मिलके बना हुआ था। अब फिर से एक नया भेजा है और उनको लाने का प्रयास करा जाएगा। बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ का इतना बढ़िया ग्रोथ यूएस में हो चुका है कि वो सरकारी स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स को भी पीछे पछाड़ चुकी हैं। खास बात यह है कि बोइंग स्टारलाइनर का इस्तेमाल भले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है, लेकिन इस निजी उद्यमी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और बोइंग ने मुहैया कराया था। इस प्रसंग में सवाल उठा कि कहीं नासा ने अपने यानों के प्रक्षेपण और यात्रियों के अंतरिक्ष में वापस लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्पेसएक्स को मौका देकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। इसका जवाब नासा ने स्टारलाइनर की सुरक्षित वापसी के बाद यह कह कर दिया कि भले ही तकनीकी दिक्कतों के कारण इसके सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को वापस नहीं लाया जा सका, लेकिन तय प्रक्रिया के तहत स्टारलाइनर का पृथ्वी पर सुरक्षित आ जाना इसकी योग्यता और क्षमता साबित करता है। और ये बात भी है कि जिस मैं स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हुई थी स्पेस में जाके लीकेज की, मगर फिर चांस की बात है कि वो सकुशल लौट आया है बिना कोई समस्या के। फिर भी रिस्क कौन ले? स्पेसएक्स और बोइंग जैसी कंपनियां अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में भागीदारी कर रही हैं। स्पेसएक्स में नासा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया आदि के निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी योगदान दिया है। बहुत स्पेस कारोबार तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यूएस में, प्राइवेट स्पेस कारोबार। इसके अलावा भारत में आए तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों के निजीकरण का ये सिलसिला एक मिशन प्रारंभ के साथ शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत हैदराबाद का एक अंतरिक्ष नवोद्यम स्काई रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी रॉकेट के विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण 2 साल पहले 18 नवंबर 22 को इसरो की सहायता से कर चुका है। और इसरो ने इतर अन्य संस्कारीय संगठनों में भी कुछ ऐसी संभावना तलाशने की प्रेरणा जगी है, जहां संस्थाओं का खर्च घटाने, कमाई बढ़ाने और निजी संगठनों को सक्रिय भागीदारी कराने का मौका मिल सकता है। अब इसरो भी देख रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की पहल कदमियों नहीं ज़रूर हैं, पर इस बार गौरतलब है कि अंतरिक्ष की सैर और उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी की पहल अरसे से की जा रही है। जैसे 4 वर्ष पहले एक निजी उड़ान की मदद से 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इस उपलब्धि के साथ एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स दुनिया की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई थी जो अपने रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक सफलतापूर्वक ले गई थी। तो इसमें यही बातें बताई गई कैसे आपका स्पेस फ्यूचर है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए। और वहाँ पे जो ख़ास बात देखी गई है प्राइवेट एजेंसीज़ की, कि उनका काम करने का तरीका बहुत एफिशिएंट है, उनके काम करने का टाइमिंग बहुत ही एफिशिएंट है, और जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होती है, वो भी कम रहती है। प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रहता है। ये है, इसीलिए प्राइवेट एजेंसीज फल फूल रही हैं स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है ना? टाइम एफिशिएंसी है इनकी काम करने की, टारगेटेड रहते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और कॉस्ट एफिशिएंसी है इनकी कम रहती है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट एजेंसीज इसीलिए धीरे-धीरे बढ़ने वाली हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि प्राइवेट एजेंसीज मार्केट बनाना भी जानती हैं, मार्केट को क्रिएट करना भी जानती हैं। कहीं न कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास में, मगर प्राइवेट एजेंसीज़ के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपने हिसाब से मार्केट बना भी सकती हैं। तो अभी तक ये सारा काम सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों ही करती रही हैं, अध्ययन का स्पेस में अनुसंधान करना और यात्रियों को भेजना, पर अब ये निजी कंपनी के हाथों भी चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया लेख है इसके लेके, स्पेस यात्राओं को लेके। अगला आर्टिकल है आस्था पर सवाल, ये तिरुपति में लड्डू विवाद को लेकर है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे मुद्दों पे जो कि बहुत ही सीरियस होते हैं, जो कि फूड एडल्ट्रेशन संबंधित हैं, उसमें ज़्यादा धार्मिक नहीं करना चाहिए, जिससे आपका
पब्लिक में डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाए। राजनीति से दूर रखने की हिदायत दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डुओं में मिलावट घी का इस्तेमाल होता था या नहीं। शीर्ष अदालत ने सवाल किया है कि इस बात का सबूत कहाँ है कि ये वही घी है जिससे इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ है। असल में ये कंट्रोवर्सी कहाँ से आ रही है, ये कहा गया कि घी के पैकेट्स आते हैं, मतलब डॉक्स आते हैं तिरुपति बोर्ड के पास में, तो उसमें एक ऐसा ही आपका स्टॉक था जो कि रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, एडल्ट्रेशन के नाम पे रिजेक्ट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, एडल्ट्रेशन के नाम पे रिजेक्ट हुआ था। उसकी सैंपल की रिपोर्ट है जो सर्कुलेट करी जा रही है पूरे मीडिया में, उसकी सैंपल की रिपोर्ट है जो सर्कुलेट करी जा रही है पूरी मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कहाँ प्रूफ है कि यही बैच का वो घी इस्तेमाल हो रहा था तिरुपति के लड्डुओं में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक कोई आपका फाइनल जजमेंट नहीं आ जा रहा है, हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट हैज़ हैपेंड। दरअसल अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इस्तेमाल लड्डू उसी घी से हुआ है जिससे चर्बी का आरोप लगाया गया है, ठीक है ना। स्वाभाविक है कि इस विवाद का असर लोगों के आस्था पर पड़ा है। तमाम विपक्षी दल इस बात की नसीहत देते गए हैं कि मंदिरों की पवित्रता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मगर छोड़िए, राजनीति में नहीं जाएंगे हम। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी तो आप कानून का साथ लीजिए और कानून ये बकरिया जो कहेगी वैसा ही दिखा जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। पराली का धुआं। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता रहा है। इसी पर काबू पाने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने की बातें होती हैं। हकीकत यह है कि यह समस्या इस वर्ष भी प्रदूषण के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। एक और ठंड आने के मद्देनज़र प्रदूषण में बढ़ोतरी से निपटने के उपायों की घोषणाएं की जा रही हैं, और दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा में इस महीने पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के प्रदूषण के और जटिल होने की आशंका खड़ी हो रही है। पराली कोई रोक ही नहीं पा रहा जलाना। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने की घटनाएं पर नियंत्रण जरूरी है। शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी पर जोर दिया था ताकि ये समस्या फिर ना हो। सवाल है कि अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हर वर्ष प्रदूषण की वजह से आम जनजीवन बाधित हो जाता है और पराली तो उसका एक अहम कारक बताया जाता है, तो उस पर काबू पाने को लेकर सिर्फ बातें क्यों हो रही हैं। देखिए, समस्या तो है दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी, और पराली एक उसमें से एक रीज़न है, क्योंकि जहाँ पे पराली से एकदम से पूरा पूरा धुएं के चादर से बन जाती दिल्ली के ऊपर, उसे नियंत्रण करने के उपाय कहीं ना कहीं कम होते दिख रहे हैं। अगला आर्टिकल है जीवन सत्य का पाठ। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था इसे। मॉरल एथिक्स वगैरह में लिखने में काम आएंगे आपके और आर्टिकल ऐसे। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। और अभी यूएस में आपका तूफान आया हुआ है, नेपाल में बाढ़ आई हुई है, नेपाल से सटे हुए बिहार क्षेत्र में भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। इसी साथ अच्छे रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।